इलेक्शन हो गए, लेकिन जिन इलेक्शन को सियासी बहरान का खात्मा करके मुल्क की मईशत की बेहतरी की तरफ पहला कदम करार दिया जा रहा था, वही मजीद बहरान का सबब बन गए। इंतखाबी नताइज के नतीजे में सामने आने वाली मुमकिन हंग पार्लियामान ने न सिर्फ सरमायाकारों का एतमाद मुतासर किया, बल्कि मईशत के चैलेंजेस मजीद बढ़ा दिए हैं। स्टॉक मार्केट शदीद मंदी का शिकार है और मुमकिन कमजोर हुकूमत की तश्कील से IMF मुआहिदा भी खटाई में पड़ने का इम्कान है। नौ मुंतखब हुकूमत के लिए अहम मौशी चैलेंजेस क्या होंगे और क्या फिर से डिफॉल्ट जैसी सूरत का सामना तो नहीं करना पड़ सकता पाकिस्तान को? इस सब पर बात करेंगे। मैं ज्वाइन किया साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल साहब ने। मिफ्ता साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। मिफ्ता साहब, इलेक्शन के इस वक्त नए सियासी हालात ने जन्म लिया है, इस पर ज़ाहिर डिफॉल्ट के जो खतरात हैं वो फिर से नजर आ रहे हैं। ऐसे में बाज़ मौशी माहिरीन खतरे की घंटी भी बजा रहे हैं, तो इस बार डिफॉल्ट का खतरा कितना संगीन है आपकी नज़र में? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इस वक्त कोई डिफॉल्ट का खतरा संगीन हुआ है। ये IMF से आपका दूसरा रिव्यू हो जाएगा इसी प्रोग्राम का, जो इस वक्त IMF के आप स्टैंड बाय एग्रीमेंट में हैं। और जैसे ये प्रोग्राम शुरू होता है और नई हुकूमत जो है, आने वाली हुकूमत अगर IMF से बातचीत शुरू कर देती है और हम बजट के साथ साथ एक नए IMF के प्रोग्राम में चले जाएंगे, तो फिर आई थिंक कि कोई खतरा नहीं बढ़ेगा और डिफ़ॉल्ट का मसला आपको इतना नहीं होगा, मेरा ख्याल। और ठीक है, मिफ्ता साहब बता दें कि डिफ़ॉल्ट का खतरा उस तरह से नहीं है, लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि ज़ाहिर है IMF के साथ जो स्टैंड बाय अरेंजमेंट है, ये जो हमारा एक चल रहा है एग्रीमेंट, अब इसमें ज़ाहिर आखिरी किस्त डिपेंड करती है आने वाली हुकूमत के ऊपर कि दोबारा काम शुरू होगा और उसके बाद वो किस्त मिलेगी। तो अब अगर हुकूमत साजी में वक्त अगर लग जाता है ज़्यादा, तो क्या इस किस्त में ताख़ीर हो सकती है? क्या ये एग्रीमेंट को इफेक्ट कर सकता है? स्टैंड बाय एग्रीमेंट का अभी मतलब को शायद 15 दिन इन्होंने एक्सटेंड किया और ये एग्रीमेंट अभी ख़त्म होगा, इसका रिव्यू होगा। ये रिव्यू आइडियली मेरे ख्याल से IMF भी चाहेगा कि नई हुकूमत के साथ कर ले, लेकिन एग्जिस्टिंग हुकूमत भी करवा सकती है। लेकिन अभी तो इलेक्शन ख़त्म हुए 3-4 दिन हुए, मेरे ख्याल से हुकूमत साजी जो है वो हफ्ते 10 दिन में हो जाएगी, तो उसके बाद नई हुकूमत इसको वो करवा लेगी। IMF के जो ख्वाहिश थी वो ये थी कि एक इलेक्शन पाकिस्तान में हो जाएं, पूरे दुनिया की ख्वाहिश थी, चीफ जस्टिस साहब या जजों की भी ख्वाहिश थी, तो वो इलेक्शन हो गए हैं और अब जो पार्टियां हुकूमत बनाएंगी। और मिफ्ता साहब, स्टैंड बाय अरेंजमेंट के बाद मईशत संभालने के लिए नए IMF प्रोग्राम के अलावा कोई और ऑप्शन नजर आता है नौ मुंतखब हुकूमत के पास आपकी नज़र में इस चैलेंज से निपटने के लिए? जी नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है। IMF के मैं इसकी मिसाल ये है कि एक बीमार आदमी है, उसके पास ICU में जाए बगैर क्या ऑप्शन है? तो हम एक बीमार मईशत है हमारी, और ये IMF के जाए बगैर कोई और ऑप्शन नहीं है, कभी भी नहीं होता है। कोई ऑप्शन B नहीं होता है, कोई ऑप्शन C नहीं होता है। आपकी हुकूमत का बुरा हाल है, आपको पैसे चाहिए, IMF इज द लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, कि जब कोई और कर्ज नहीं दे रहा होता, जब IMF कर्ज दे रहा होता है तो वही इसके पास ही। और मिफ्ता साहब, अभी इस वक्त की सूरत हाल हम अगर देखें तो ज़ाहिर है इक़्तिदार की दौड़ में तो सब है, इक़्तिदार सबको चाहिए, तो क्या इन सबको चैलेंजेस का भी अंदाज़ा है कि कितने चैलेंजेस हो सकते हैं आपकी नज़र में? नई हुकूमत के सामने बड़े मुआशी चैलेंजेस क्या होंगे? मेरे ख्याल से इन सबको शायद इदराक तो है कि माशी चैलेंजेस पाकिस्तान के सामने बहुत हैं, लेकिन इस वक्त जब हुकूमत बनाने का वक्त आता है तो लोग इस चैलेंजेस को अपने जहन में पीछे के किसी गोशे में डाल देते हैं और इस वक्त वो हुकूमत बनाने की जिद्दोजहद कर रहे होते हैं। क्या पाकिस्तान के पास मसाइल हैं और क्या उनका हल है? तो पहला तो ये है कि जो हमारा जो एक, क्योंकि फाइनेंसिंग का हमारे पास कमी है, फॉरेन एक्सचेंज की कमी है, तो हमको IMF से एग्रीमेंट करना ज़रूरी है। IMF से एग्रीमेंट करेंगे तो एक छतरी की तरह मिल जाता है, कवर मिल जाता है हमको, कि जिसकी तरह इंश्योरेंस समझ लीजिए मिल जाता है कि अब हम डिफ़ॉल्ट नहीं हो सकते। उसके बाद फिर आपको दुनिया भर से भी और जगहों से भी लोन मिलते हैं। उसके बाद आपको हुकूमत के अखराजात कम करने होंगे, आपको बेसिक रिफॉर्म्स करने होंगे। NFC अवार्ड को मेरे ख्याल से चेंज करना होगा, क्योंकि वफाक अपने जो जमा करे हुए टैक्स थोड़े से ज़्यादा रख ले और सूबे जो है वो खुद जमा करें। आपको मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर टैक्स लगाना पड़ेगा जो कि आज नहीं लगता, जिसमें प्रॉपर्टी शामिल है, जिसमें एग्रीकल्चर शामिल है, जिसमें सर्विसेज सेक्टर, दुकानदार वगैरह शामिल हैं। इसी तरह फिर आपको निष्कारी करना पड़ेगा ताकि आपकी प्राइवेटाइजेशन भी जल्दी से हो, उससे कुछ 4 पैसे भी मिलें, और बिलखुसूसी जो 700-800 अरब रुपया साल का आप ज़ाया करते हैं वो ना हो, और मईशत के अंदर एफिशिएंसी आए कि जिसके तहत जैसे कि बिजली की निष्कारी करेंगे, बिजली के महकमों की,
तो आपकी ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस में कमी आएगी, आपकी थेफ्ट में कमी आएगी, आपकी बिल कलेक्शन में बढ़ोतरी आएगी। तो उसके बाद फिर आप बिजली की कीमत सस्ती कर सकेंगे। इसी तरह गैस की बात है, इसी तरह दीगर चीज़ों की बात है। तो ये 3-4 चीज़ें हुकूमत को करनी है और सोशल सेक्टर में ऑफ कोर्स पॉपुलेशन प्लानिंग के ऊपर सबसे ज़्यादा जोर देना है, वरना तो सारे प्लान आपके बैठ जाएंगे अगर इतनी तेज़ी से अच्छा मिफ्ता साहब, जो आप प्राइवेटाइजेशन की आपने भी बात की है, जाहिर है हमने पहले भी देखा प्रोसेस शुरू तो हो जाता है लेकिन प्रोसेस बाद में रुक भी जाता है। तो क्या इस मर्तबा भी आपको लगता है कि अब प्रोसेस दोबारा शुरू होगा और उसके बाद एक दूसरे के ऊपर इल्जामात दिए जाएंगे और निजकारी का जो प्रोसेस है वो वहीं पर रुक जाएगा? मेरे ख्याल से आई थिंक डिपेंड करता है कि कौन वजीर आते हैं और क्या बात होती है पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग और MQM के दरमियान। मेरे ख्याल से ये प्रोसेस चलना चाहिए। मेरे ख्याल से SIFC जो है उसकी वजह से शायद ये प्रोसेस चलता रहेगा। एक वजह, एक जोल तो ये बहन के सिस्टम जो है ना वो इसमें कानून इस किस्म का है कि 460 दिन लगते हैं कोई भी लॉ पास करते हुए। तो जब 460 दिन आपको कोई भी निजकारी करने के लिए, लॉ इस किस्म का है कि अगर आप हर चीज़ वक्त पे करें तो भी 460 दिन लगेंगे, जो तकरीबन 1.5 साल होता है। पाकिस्तान में आपको पता है हुकूमतें इतना नहीं रहती हैं। तो एक तो ये कि इनको मेरे ख्याल से कभी रूल्स और रेगुलेशन में और कवानीन के अंदर कुछ तरमीम करनी पड़ेगी ताकि ये थोड़ा सा जल्दी हो सके। गोयम ये कि जो काम ये फवाद साहब ने किया है अगर वो कंटिन्यू करें तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन वो नहीं भी करते कंटिन्यू और कोई और भी साहब आते हैं या साहिबा आती हैं तो इसी को अगर इसी स्पीड से काम करते रहें तो बड़ा अच्छी बात है। और इसको फैलाना पड़ेगा कि PIA के ऊपर वो काम कर रहे थे लेकिन आपको सारे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज बिजली की लानी पड़ेंगी, गैस की लानी पड़ेंगी इसी दायरे के अंदर, और तेजी से प्राइवेटाइज करना पड़ेगा, जो तेजी के साथ ये मामला देखना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है मुफ्ता साहब, इलेक्शन जिसके हवाले से यही आम तासुर था कि सियासी अदम इस्तेहकाम खत्म हो जाएगा, लेकिन हम सब ने देखा कि इस अदम इस्तेहकाम को बढ़ा दिया। तो मौजूदा इलेक्शन पर आप क्या कहेंगे और आने वाले दिन मुल्क के लिए आप कैसा देखते हैं? मैं ये समझता हूँ कि सियासी तौर पर अगली हुकूमत को मुश्किल होगी अगर खान साहब हुकूमत के बाहर बैठे हुए हैं। जो मेरी तो गुजारिश थी कि उनको भी कोशिश करके लाना चाहिए अगर वो आ सकते हैं तो, या पहले उनको चांस दे दें कि चलें आप बना लें। लेकिन अगर खान साहब मुश्किल बाहर बैठे हुए हैं हुकूमत में तो ये हुकूमत चलाना इतना आसान नहीं होगा। और क्योंकि माशी इतने मसाइल हैं, IMF का प्रोग्राम बड़ा टफ होगा, बहुत सारे फैसले लेने होंगे। लेकिन अगर ये कमर बस्ता हो जाए हमारे जो सियासी लीडरान जिनको ये हुकूमत मिल रही है, और अगर ये कमर बस्ता हो जाए और फिर 2 साल तक सारे रिफॉर्म्स कर डालें तो हो सकता है। अच्छा मिफ्ता साहब, जिस तरह आप भी यही बात कर रहे हैं कि खान साहब को हुकूमत में ज़ाहिर शामिल करना होगा, लेकिन अब अगर वो हुकूमत में शामिल नहीं होते, बैठने पर राजी नहीं होते या उनको साथ नहीं बिठाया जा रहा होता तो इससे मुल्क को कितना नुकसान होगा? देखिए मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त किसी भी पार्टी के पास बशमूल खान साहब के पास कोई पक्का 100% मुल्क का अक्रॉस द कंट्री मैंडेट नहीं है, फ्रैक्चर्ड मैंडेट है। लेकिन इसमें भी कोई डाउट नहीं है कि सबसे बड़ी पार्टी PTI है और शायद इनकी इससे भी थोड़ी सी ज़्यादा सीटें हैं, लेकिन मेरे ख्याल से मेजॉरिटी इनके पास भी नहीं है। तो इस हालात के अंदर अगर बेस्ट यही है कि सब मिलकर हुकूमत बनाए 2-3 साल के लिए, अगले 2 साल को एक सिंध की असम्बली को एक कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन समझा जाए और जो भी आपको जो कानून में तरामीम करनी है, आइन में तरामीम करनी है वो कर गुजरें। उसके बाद एक साफ शफाफ इलेक्शन करा दें जो कि सबको एक्सेप्टेबल हो और उससे फिर आगे बढ़ें। एक तो ये तरीका है। अगर खान साहब फिर भी बात ही नहीं करना चाह रहे तो फिर ठीक है, फिर खान साहब को आप KP तो हुकूमत दे ही चुके हैं, फिर आप खान साहब के बगैर हुकूमत बनाइए और फिर जो भी मुश्किलात होगी उसकी ये सियासतदान जो दूसरी जमातों में है, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग, MQM, ये भी बच्चे नहीं हैं, इनको भी सियासत आती है तो फिर ये सियासत करेंगे। लेकिन इस वक्त कौम की ज़रूरत है, मुल्क की ज़रूरत है कि जो भी हुकूमत आए, चाहे वो PTI आए या कोई अपोजिशन या PDM या कोई भी आए, कि जो रिफॉर्म ज़रूरी हैं वो कर गुजरे और जो SIFC की सपोर्ट लेनी है वो लें, रिफॉर्म्स कर गुजरें। SIFC ये बहुत अहम रोल प्ले करेगा ज़ाहिर है जितने भी फाइनेंशियल मामलात हैं। अच्छा मिफ्ता साहब, आज़ाद उम्मीदवारों की कामयाबी की अगर हम बात करें, आपकी नज़र में उनके पीछे तहरीक इंसाफ की मकबूलियत है या कि एंटी नून लीग और एंटी पीपल्स पार्टी वोट पड़ा है? अब इसको डिवाइन करना या इसको समझना कि किसने किस गुस्से पे वोट दिया है, किसने हमदर्दी में वोट दिया है, ये तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये बात तो है कि महंगाई के खिलाफ तो ये वोट है, ये बात तो है कि PDM की हुकूमत के खिलाफ तो ये वोट है, कि जो माशी परेशानियां PDM की हुकूमत में हुई हैं लोगों को, इसके खिलाफ तो वोट है। PDM की अगर आप उससे भी देख लें, कारकर्दगी से भी, तो एक तो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग एक दूसरे के खिलाफ भी बात करते रहे।
और ये बात भी हुई कि मुस्लिम लीग वाले जो थे वो 13 से 17 की बात करते थे, एक मरतबा 2022 की इसकी बात नहीं करी। तो खुद भी आपको समझ में आ गई कि वो खुद भी डिफेंसिव पे थे। तो सही बात। मतलब लेकिन मैं ये समझता हूँ इकोनॉमिस्ट के अगर 17-18 महीने से आपका 25% से ज्यादा इन्फ्लेशन चल रहा हो तो फिर देखिए मिफ्ता साहब इसमें एक बात ये चीज़ भी तो है ना, इससे पहले भी ज़ाहिर है इलेक्शन से पहले भी हम बातचीत कर रहे थे, मीडिया भी, लोग भी यही बात कर रहे थे कि नून लीग की जानिब से कोई कैंपेन भी तो नहीं की जा रही थी। ऐसा दिखाई दे रहा था जैसे उनको तवक्को ही नहीं थी कि इस तरह का रिजल्ट आ सकता है, यकीन दहानी जैसे करा दी गई हो कि हुकूमत तो उन्हीं की आनी है आगे, बहुत ओवर कॉन्फिडेंट थी। तो क्या वाकई ये बहुत अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट था नून लीग के लिए? क्या आप नून लीग बहरहाल कहती है कि हमारा वोटर इतना यकीन था उसको कि हम जीत जाएंगे, वो घर से निकला ही नहीं? ठीक है, सच्ची बात है कि मैं भी ये तवक्को नहीं कर रहा। अच्छा। कोई आर नहीं है ये मानने। हमने एक पोल करवाया था मैंने लास्ट ईयर, तो उस हिसाब से तो पीटीआई बहुत आगे था, लेकिन फिर बाद में जो मैंने पोल देखे गैलप के और दूसरे इदारों के, तो मुस्लिम लीग आहिस्ते आहिस्ते इंच कर रहा था और किसी ने तो मुस्लिम लीग को आगे भी दिखाया। लेकिन मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं और वो इस्लामाबाद में कैंपेन कर रहे थे। वो मुझे ये कह रहे थे कि यार पीटीआई का बड़ा जोर है। इसी तरह कुछ मेरे दोस्त हैं मरी के अंदर, वो मुझे कह रहे थे कि वहाँ पे भी पीटीआई का बड़ा जोर। तो मैंने कराची में देखा कि पीटीआई का बड़ा जोर है और जिस दिन मैं इलेक्शन में वोट करने गया उस दिन मुझे इस बात का अंदाजा भी हुआ। तो सच्ची बात यह है कि मुस्लिम लीग वाले पाकिस्तान के ज़्यादातर एनालिस्ट की तरह जो है वो अनएक्सपेक्टेड ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। देखें, दो चीज़ें होती हैं अमेरिका वगैरह के अंदर जब पोलिंग होती है, तो वो एक तो रजिस्टर्ड वोटर से पूछते हैं कि जो सारे रजिस्टर्ड अमेरिकन रजिस्टर्ड होते हैं वोटर के लिए, और एक होता है लाइकली वोटर मॉडल कि जो लोगों से पूछते हैं कि भाई आप ठीक है, आपको ये पसंद है बाइडेन या ट्रंप, लेकिन आप वोट देने भी जाएंगे कि नहीं। तो यहाँ पे पोल इसके सब के नहीं आते। हुआ ये है कि मुस्लिम लीग नून का वर्कर नहीं, सपोर्टर नहीं निकला। मुस्लिम लीग नून ने यही हाल किया था 1997 में पीपल्स पार्टी को, जब पीपल्स पार्टी का सपोर्टर नहीं निकला था पंजाब। तो इस बार मुस्लिम लीग का सपोर्टर इस तादाद में नहीं निकला और पीटीआई का वोटर जो था वो निकल के आया। जो भी मुश्किलात हुई, बल्ला नहीं मिला, कहीं बैंगन मिला, कहीं गाजर मिला, कहीं मूली मिली, लेकिन वो वोटर निकला है और उसने वोट दिया है। और मुस्लिम लीग जो थी वो अपना वोटर नहीं निकाल सकी क्योंकि मुस्लिम लीग के पास, अगर माजरत के साथ आप जो खुद भी ज़ाहिर कह रहे हैं कि नून लीग को वोट नहीं पड़ा। आपने कराची का भी जिक्र किया, आपने कहा कि कराची में भी आपको लगा कि तहरीक इंसाफ का वोटर निकला, लेकिन बहरहाल वहाँ से हम एमकेएम को भी लीड करते देखते रहे और पीपल्स पार्टी ने 5 नशिस्तें निकाल दी। अब ऐसे में ये सवाल बड़ा अहम हो जाता है कि नून लीग का रिएक्शन क्या होना चाहिए था। जैसे हमने देखा कि शिकस्त के बाद सिराजुल हक साहब हैं, वो अमीर जमात इस्लामी नहीं रहे, उन्होंने इमारत छोड़ दी। जंगीर तरीन साहब देखें, उन्होंने सियासत छोड़ दी, पार्टी छोड़ दी। अब ऐसे में मुतवक्का नताइज ना मिलने पर नून लीग का रद्द-ए-अमल क्या होना चाहिए था? जिस नवाज शरीफ को मैं जानता हूं, मुझे हैरत हुई कि मियां साहब ने ये नहीं कहा कि अगर यास्मीन राशिद को ये ऑब्जेक्शन है तो यास्मीन राशिद को हम कह देते हैं कि चलो वोट रिकाउंट कर लो कम अज कम। तो ये मुझे हैरत हुई कि उन्होंने नहीं कहा, क्योंकि कंट्रोवर्सी तो हो गई थी। एक कंट्रोवर्सी हो या रियल हो, लेकिन कंट्रोवर्सी हो गई तो आप बोलें चलो यार ये हल्का खोल दो इसको। बार-बार फॉर्म 47 आ गया था सामने। अभी तो ये मैं समझता हूँ कि ये कह देना चाहिए था। 2013 वाला नवाज शरीफ ये कह देता। 2013 वाला नवाज शरीफ ने इमरान खान को उस वक्त भी हुकूमत दे दी, केपी गवर्नमेंट सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन उस वक्त वो इमरान खान इंडिपेंडेंस वगैरह ले सकते थे तो वो बना सकते थे। इस बार क्योंकि वो इमरान खान साहब ये कर नहीं सकते थे, लेकिन इन्होंने फिर भी ये कह देते मियां साहब कि चलो पहले इमरान खान कोशिश कर ले, नहीं होता तो फिर हम कर लेंगे। तो बननी तो फिर इनकी हुकूमत थी, लेकिन ये कह देते तो मेरे ख्याल से मेरी निगाह में तो उनकी इज्जत बढ़ जाती। अच्छा मिफ्ता साहब, चलें थोड़ी देर के लिए एक चीज़ फ़र्ज कर लेते हैं कि अगर इसहाक डार साहब दोबारा वज़ीर ख़जाना अगर बन जाते हैं तो IMF के साथ मामलात आप कैसे आगे बढ़ते देख रहे हैं? क्योंकि पिछली मरतबा हमने देखा कि किस तरह से मुआहदे में ताख़ीर हुई, उसकी वजह से डॉलर की परवान चढ़ी पर शहबाज शरीफ साहब को खुद बीच में कूद पड़ना पड़ा और उसके बाद जाकर ज़ाहिर है उसके साथ डील में चोर हो सकी। तो अब अगर इसहाक डार साहब दोबारा वज़ीर ख़जाना बनते हैं, क्या मामला देखते हैं आप? इस परफॉर्मेंस के बाद जब इन्होंने अक्टूबर में जो प्रोग्राम हो चुका था और उसका सिर्फ रिव्यू बाकी था उसको ख़राब किया, फरवरी तक एक आर्टिफिशियली डॉलर के रेट को रखा, उसके बाद जब छोड़ा तो वो 270 पे गया, उसके बाद फरवरी मार्च अप्रैल मई में पाकिस्तान की तारीख के 4 महीने ऐसे निकले, वाहिद पहली मरतबा जब 35% से ज़्यादा इन्फ्लेशन रहा। जून तक वो IMF को ना करते रहे और तब जाके शहबाज शरीफ ने अपने हाथ में चार्ज लिया, अपने वज़ीर के आगे बैग से गए और जाके उन्होंने फैसला करवाया IMF। इस परफॉर्मेंस के बाद मेरा नहीं ख्याल है कि पाकिस्तान के अवाम जो है या पाकिस्तान की मईशत डार साहब के लिए मुतहम्मिल हो सकती है।
लेकिन अगर वो आ जाते हैं तो फिर देखिए क्या होता है, IMF का क्या रिएक्शन होता है। और मिफ्ता साहब, आने वाली हुकूमत आवाम को रिलीफ दे सकती है कि अगर IMF मुआहदे में जाते हैं शराइत मजीद सख्त होंगी, ज़ाहिर है पेट्रोल, डीजल, बिजली, गैस, ये सारी कीमतें तो मजीद ऊपर जाएंगी। अब आवाम तो उम्मीद ही लगाई बैठी है कि जो भी हुकूमत आएगी वो हमें रिलीफ देगी। क्या हमारा कौमी खजाना दे सकता है रिलीफ? देखिए, ये जो रिलीफ का वर्ड होता है ना, ये बड़ा अजीब सा होता है, क्योंकि इस वक्त हमारे हुकूमत जो है ना वो तकरीबन कर्ज पे ही चलती है। जब हम और कर्ज भी नहीं ले सकते पूरा, तो हम नोटें छापते हैं। जब हम आवाम को मिसाल के तौर पे बोलते हैं कि अच्छा चलो हम तुमको बिजली सस्ती कर देते हैं, तो पैसे कहाँ से आते हैं? बिजली की कीमत तो वही होती है जो होती है, जो लागत होती है वो तो होती है। तो फिर आपको पैसे नोट छाप के लेने पड़ते हैं, जिससे महंगाई होती है। तो अब यही कि बिजली इस्तेमाल करने वाले के लिए भी महंगाई हो रही है, जो बेचारा गरीब आदमी जो 100 यूनिट से कम इस्तेमाल करता है उसके लिए भी महंगाई हो रही है। आप पेट्रोल सस्ता कर देते हैं, अमीर आदमी जिसकी लैंड क्रूजर है उसको तो आपने पेट्रोल में थोड़ी सी रिलीफ दे दी, लेकिन जो बेचारा पैदल चल के जा रहा है अपने घर पे, जिसके पास लैंड क्रूजर तो क्या कोई मतलब साइकिल नहीं है, उसको भी उसके भी महंगाई को फेस करना पड़ता है। तो ये हम चीजें 70 साल से कर चुके हैं रिलीफ के नाम पे। ये गिमिक्स होते हैं सियासी। अब हमको अगर आपको बिजली की कॉस्ट कम करनी है तो बड़ा अच्छा तरीका है, निचकारी करिए, T&D लॉसेस, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस तरीके, तकसीम और तरसील के नुकसान कम कीजिए। जो जिसको आप जो बिजली खरीदता है उससे बिल वसूल कीजिए, उसकी पेमेंट लीजिए। ये 10-20% लोगों को जो फ्री बिजली जाती है वो यानी जो रियल इश्यूज हैं वो एड्रेस किए जाएं, जो फॉल्ट लाइंस हैं उनको दुरुस्त किया जाए निजाम के। बहुत शुक्रिया। मिफ्ता इस्माइल साहब साथ मौजूद थे, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे।